AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साक्षी अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में यूनिट वन में ये आप सभी का फोर्थ लेक्चर है और आज के लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के लेक्चर में हम हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड आगे हमें जो नए टॉपिक्स इस यूनिट में पढ़ने हैं वो है फेल्यूर मोड्स एंड बियरिंग वर्सेस शेयर। तो फेलियर मोड्स में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हमारे कनेक्शंस में फेलियर अकर होता है और वो किस तरीके से लोड ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम दो प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम बोल्ट या रिविट इंसर्ट करने के लिए हमें प्लेट्स में होल करना पड़ता है जहां ये बोल्ट्स एंड रिविट इंसर्ट होते हैं और कनेक्शन बनाते हैं। तो इसका पैटर्न किस किस तरीके का हो सकता है, तो मेनली हमारे पास चार टाइप के पैटर्न्स अवेलेबल है। फर्स्ट है चेन, सेकंड स्ट्रैगर्ड चेन, थर्ड इज डायमंड एंड फोर्थ इज स्ट्रैगर्ड डायमंड। ठीक है, तो ये जो चेन कनेक्शन होता है इसमें जो आपके होल्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, सेवरल रोज में होते हैं और ईच रोज में आपके सेम नंबर ऑफ होल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका ये चेन पैटर्न का आपका जो अरेंजमेंट होता है ये जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है पर इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक सेक्शन कट किया हुआ है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो जब हम कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए हमने देखा है कि हमें प्लेट में होल करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ से एक सेक्शन कट करूं और मैं इस प्लेट का एरिया निकालूं तो इसका एरिया कुछ कम होगा। जैसे कि आपके पास एक प्लेट है, इसकी लेंथ होगी कुछ, इसकी विड्थ होगी कुछ और इसकी कुछ थिकनेस आपके पास होगी जिसे मैं स्मॉल टी बोलती हूँ। ठीक है, तो आपका इसका कुछ एरिया आएगा। अब इसी टी थिकनेस वाली प्लेट में जिसकी विड्थ बी है यहाँ पे आपके कुछ होल्स हैं, तो इसका जो एरिया है इस होल वाले पोर्शन का वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ से, तो आपका जो नेट एरिया है प्लेट का वो भी कम होगा। तो इसलिए ये जो हमारा पैटर्न होता है ये लेस एफिशिएंट है क्योंकि इसमें हम एक पर्टिकुलर सेक्शन में देखें तो नेट एरिया जो है वो आपका कम होता है। ओके, सेकंड इज आर स्ट्रैगर्ड चेन। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो कनेक्शंस जो होल्स हैं वो स्ट्रैगर्ड पैटर्न में अरेंज्ड है। स्ट्रैगर्ड मतलब जैसे देखिए इस सेक्शन में आपका एक होल है, सेकंड होल मूव कर गया है, देन थर्ड होल कुछ डिस्टेंस पे है और फोर्थ रो उससे कुछ डिस्टेंस पे है। यानी कि इसमें एक रो में दो होल्स नहीं है, इसमें यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो होल्स का डिस्टेंस है उसे कम कर दिया गया है। जो आपके दो होल्स के बीच जैसे आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें तो ये जो डिस्टेंस है इसे कम कर दिया गया है पर इसे एक रो में नहीं रखा गया है, ये यहाँ से इस पोजीशन से इसे मूव कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि आपका प्लेट का नेट एरिया बढ़ जाता है क्योंकि जैसे देखिए पहले आपका क्या हो रहा था, अगर आप सेक्शन 1 ही देखें तो पहले यहाँ पे दो होल आ रहे थे तो जिससे आपके प्लेट का नेट एरिया कम हो रहा था। अब इस पोर्शन में आपका सिर्फ एक होल है तो इससे आपका प्लेट का जो नेट एरिया होता है वो बढ़ जाता है जिससे आपकी प्लेट की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो अगर हम चेन और स्ट्रैगर्ड चेन में देखें तो आपका जो स्ट्रैगर्ड चेन पैटर्न होता है वो मोर एफिशिएंट होता है। थर्ड है हमारे पास जो पैटर्न अवेलेबल है वो है डायमंड।
तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जो अरेंजमेंट है होल्स का वो डायमंड पैटर्न में किया जाता है, और इसमें क्या होता है आपकी प्लेट की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। जैसे अगर इसमें क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में आपके नंबर ऑफ होल्स कम किए गए हैं और सेंटर पे आपके नंबर ऑफ होल्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे आपकी एक प्लेट है और वो इस तरीके से यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप इसमें जब लोड लगाएंगे तो सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे आता है, आपके कॉर्नर्स पे आता है। फिर वो धीरे धीरे वो लोड सेंटर की तरफ कम होते जाता है। तो ये वाले पैटर्न यूज करने से होता क्या है कि आपकी जो प्लेट की एफिशिएंसी है, जहां पे उसमें लोड ज्यादा आने वाला है वहां पे बढ़ जाती है, और नंबर ऑफ होल्स हम बाद में बढ़ा देते हैं, तो जिससे हमारी एफिशिएंसी भी इसकी मेंटेन रहती है, और हमें जो जॉइंट नंबर ऑफ बोल्ट्स जो चाहिए होता है कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, वो भी हम सफिशिएंटली प्रोवाइड कर पाते हैं इस टाइप के कनेक्शन में। जैसे अगर आपको मैं और अच्छी तरीके से समझाऊं, तो आप अगर किसी चीज को खींचते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा दर्द कहाँ पे होता है। अगर मैं आपका हाथ ऐसे पकड़ के खींचूं, आपके पूरे हाथ में ये लोड आ रहा है, पर सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेच कहाँ पे फील होगा, जहां से मैं पकड़ कर खींच रही हूँ। तो उसी तरीके से इसमें होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पी लोड लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेच ये कहाँ पे फील करेगा, सेक्शन 1 में। तो यहाँ पे अगर हम प्लेट का नेट एरिया कम करते हैं, अगर यहाँ होल्स बढ़ाते हैं, तो ये इसके प्लेट के यहाँ से ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न में क्या होता है कि आपका जहाँ पे लोड ज्यादा आएगा वहां पे होल्स कम है, जिससे आपको नेट एरिया ज्यादा मिल रहा है। लास्ट इज अवर स्ट्रैगर्ड डायमंड। तो स्ट्रैगर्ड डायमंड में क्या होता है कि हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो होल्स होते हैं इसको कम या ज्यादा से स्टार्ट करते हैं। ये डायमंड की ही तरह है आपका स्ट्रैगर्ड डायमंड, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें थोड़ा पैटर्न अलग तरीके से बना है। ओके, सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पैटर्न समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो हमारा कनेक्शंस में किस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है। ओके, तो बेसिकली हमने दो टाइप्स के बोल्टेड कनेक्शन पढ़े थे। एक था हमारा अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट्स, अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट्स, एंड अनदर वाज हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। तो जो आपका अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास इस तरीके से दो प्लेट्स हैं जिसे आपको कनेक्ट करना है, जो बट जॉइंट से हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसमें अनफिनिश्ड बोल्ट इंसर्ट करते हैं। ओके, तो ये बोल्ट इंसर्ट करने के लिए आप इसमें एक होल ड्रिल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे जो क्लियरेंस का डायामीटर होता है वो आपके बोल्ट्स के डायामीटर से ज्यादा होता है। तो जब हमारे पास अनफिनिश्ड या ब्लैक बोल्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ इस बोल्ट और इसके बीच में, इन प्लेट के बीच में कुछ गैप रहता है, ठीक है। और जब इन प्लेट्स पे लोड लगता है, तो ये जो आपका बोल्ट है ये स्लिप करता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ, ये वाले बोल्ट की स्ट्रेंथ कम होती है और इसमें उतनी टाइटनिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आपका बोल्ट है ये किसी एक तरफ स्लिप करता है, ठीक है। तो स्लिप की वजह से अब ये जो बोल्ट है आपका किसी एक प्लेट के कांटेक्ट में आ जाता है, और इस प्लेट का जो लोड है वो अब ये बोल्ट बियर करता है। तो इसमें जो लोड आता है उसे हम कहते हैं बियरिंग टाइप ऑफ लोड। ओके, तो अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट में जो आपका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है वो होता है बियरिंग टाइप। ओके, अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम ये जो बोल्ट है इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर सकते, तो आपकी ये प्लेट और इस प्लेट में, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आपके ये जो हमने कवर प्लेट प्रोवाइड किया है और आपकी ये जो प्लेट है इसके बीच यहाँ पे कुछ गैप रहेगा, ठीक है। तो जब मैं इस प्लेट को इस तरफ से खींच रही हूँ और इसे इस तरफ से खींच रही हूँ, तो
इसमें क्या होगा, शियर फोर्स जनरेट होगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं आपके बोल्ट का, तो इसमें कुछ इस तरीके से लोड लगेगा, इस तरीके से, और ये इस तरीके से। तो जब इसमें एक टाइम के बाद जब वो लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसमें शियर फेलियर ऑकर होगा। ये नीचे से ये प्लेट इसे इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और ऊपर से ये इसे इस तरफ से खींचने की कोशिश करेगा इस गैप से। तो यहाँ पे इस गैप वाले पोर्शन में शियर फेलियर अकर होगा। नेक्स्ट होता है हमारा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में होता क्या है, जैसे कि अगर हम बट जॉइंट की ही बात करें, अगर यहाँ सिंगल कवर की जगह आप डबल कवर भी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो शियर प्लेन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, डबल। एक आपका इस वाले पोर्शन में भी शेयर फेलियर ऑकर होगा और इस वाले पोर्शन में भी। अब नेक्स्ट हमारा होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो अगर हम मान ले फिर से बट जॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं और इसमें हमने डबल कवर प्लेट प्रोवाइड किया है और इस तरीके से आपका एक बोल्ट है। ओके, तो ये जो प्लेट है, क्योंकि हमारे हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो हम इस बोल्ट को बहुत अच्छे से टाइट कर सकते हैं। तो जो ये प्लेट में यहाँ और यहाँ इसमें जो गैप है वो नहीं रहता, वो कंप्लीटली पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा लोड ट्रांसफर होता है वो कंप्लीटली होता है फ्रिक्शन के थ्रू। समझ आ रही है चीजें जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो हमारा अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट्स है वो उसमें हम उतना टाइटनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जो दो प्लेट हमने कनेक्ट किया उनके बीच कुछ गैप रह जाता है, और जब उसमें अलग अलग तरफ से हम उसे खींच रहे हैं तो इस गैप से वो ब्रेक करते हैं, और वो फेलियर किस टाइप का होता है, शेयर फेलियर। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप में होता क्या है कि हम बोल्ट को बहुत अच्छे से टाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बोल्ट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये जो गैप है ये नहीं रहता, ये पूरी तरीके से पैक हो जाता है। अब इसमें जो लोड ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि अब इसमें स्लीपेज नहीं है, यहाँ पे पहले क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे भी जो गैप था वहां से आपका बोल्ट एक तरफ स्लिप हुआ और उसमें बियरिंग फोर्स आया, पर यहाँ पे आपका स्लीपेज नहीं होता। तो हाई फ्रिक्शन ग्रिप्स को बोल्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन स्लीपेज या स्लीपेज रेसिस्टेंट बोल्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका स्लीपेज नहीं होता। ओके, और यहाँ पे फिर जो लोड ट्रांसफर होता है वो आपका फ्रिक्शन होता है। अब इसमें टाइटनिंग की वजह से आपके बोल्ट में टेंशन फोर्स आता है, बट बियरिंग नहीं आती। हाँ, जब एक टाइम के बाद जब फाइनली आपका जब ये बोल्ट ब्रेक करने के पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि इसमें जो लग रहा लोड है वो आपके फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें फाइनली बियरिंग आएगी और शेयर फेलियर अकर हो सकता है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, लोड ट्रांसमिशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट। तो लोड ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक बोल्ट्स, जिसे हम बियरिंग टाइप्स ऑफ बोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोड ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, बियरिंग के थ्रू। सो ड्यू टू लोड द प्लेट slip so as to come in contact with edge of the hole। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि ये जो आपके बोल्ट होल होता है, जो गैप है उसमें एक तरफ आइदर दिस साइड और दिस साइड आपका ये जो बोल्ट है ये स्लिप कर जाता है, और आपका इस स्लीपेज की वजह से जो ये लोड ट्रांसमिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बियरिंग टाइप। So the load is transmitted by bearing of the bolt and shear of the shank. Another is the load transmission by high strength friction grip bolt। तो किस तरीके से आपका लोड ट्रांसमिशन होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में। सो इन दिस केस टाइटनिंग द नट, टेंशन टी इज ट्रांसमिटेड टू द बोल्ट टू रीच द टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब इसमें हम जो नट को है बहुत ज्यादा टाइट करते हैं और इसमें एक टेंसाइल फोर्स टी एक्ट करता है इस डायरेक्शन में। सो द एंटायर फोर्स आर रेसिस्टेड बाय फ्रिक्शन। इसमें जो पूरा फोर्स है वो फ्रिक्शन के द्वारा रेसिस्ट किया जाता है, और इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली बियरिंग और शेयर में नहीं आते। अब एक तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक होता है हमारा ग्रेड ऑफ बोल्ट्स, जिसको हम कैसे लिखते हैं, M6, M8,
M10। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका डायामीटर ऑफ द बोल्ट। तो ये तो हो गया आपका ग्रेड। अनदर इज क्लास ऑफ बोल्ट। क्लास ऑफ बोल्ट, तो ये क्लास ऑफ बोल्ट किस तरीके से दिया होता है? जैसे 4.6, 4.8। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? ये क्लास ऑफ बोल्ट, ये आपको बोल्ट की अल्टीमेट एंड इल्ड स्ट्रेंथ देता है। सो अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है क्लास ऑफ बोल्ट एज 4.6, तो ये कैसे इंडिकेट करेगा? इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो होगी 400 एंड इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 4.6 बोल्ट इज गिवन बाय, ये आपको कैसे मिलेगा इल्ड स्ट्रेंथ? ये जो आपका पीछे ये जो होता है, जैसे कि यहाँ पे 0.6 दिया हुआ है, इसे मैं 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आपको इस क्लास ऑफ बोल्ट का इल्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगा। सिमिलरली हम आपके डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बोल्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो ग्रेड में के साथ जो नंबर दिया होगा वो आपको आपके उस बोल्ट का डायामीटर बताएगा, और क्लास जो दिया होगा उससे आप अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसका टेबल भी दिया हुआ है आपके आईएएस कोड में। सो आई होप अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। Our next topic is failure of the bolted joints। अब आपके bolted joints में bolted joint या riveted joint या fastener joint हम कह सकते हैं। तो जहां जहां bolted यूज होगा आपका rivet का मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, सो द फेलियर ऑफ bolted joint या riveted joint भी, तो आपके किस किस वजह से फेलियर हो सकता है? तो यहाँ पे जब हम कोई जॉइंट प्रोवाइड मतलब जब हम दो प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो प्लेट होता है, एक होता है हमारे पास बोल्ट। तो या तो हमारा बोल्ट फेल करेगा या तो हमारी प्लेट फेल करेगी। तो फेलियर हमारे पास अब सिर्फ दो ही चीजों की वजह से आ सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो ही चीज अवेलेबल है। तो या तो हमारा हो सकता है फेलियर इन बोल्ट्स हो सकता है, या तो फेलियर इन प्लेट्स हो सकता है। या तो हमारा बोल्ट फेल कर जाएगा या तो हमारी प्लेट फेल कर जाएगी, तभी हमारा कनेक्शन फेल करेगा। ओके, सो फेलियर ऑफ बोल्ट्स, तो आपका बोल्ट का फेलियर किस किस वजह से होता है? आपका बोल्ट का फेलियर होता है शियर के कारण, बियरिंग के कारण एंड टेंशन के कारण। ओके, तो आपके बोल्ट्स में तीन टाइप के फेलियर अकर होते हैं। सो आपके शेयर फेलियर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल शेयर फेलियर एंड अनदर इज डबल शेयर फेलियर। तो सिंगल शेयर कब होता है और डबल शेयर कब होता है मैं बताती हूँ आपको। तो अगर आपके पास किसी तरीके का लैप जॉइंट अवेलेबल है, ठीक है, और ये आपकी दो प्लेट है, अगर हम इसे सामने से देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी, और इसे हमने एक बोल्ट से कनेक्ट किया है। अब इसमें इधर कुछ इस तरीके से लोड लग रहा है और इधर कुछ इस तरीके से लोड लग रहा है। तो एक टाइम के बाद अगर मैं इसे इस तरफ से खींच रही हूँ और इसे इस तरफ से खींच रही हूँ, तो आपके ये वाले पोर्शन में कुछ शेयर फोर्स जनरेट होगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस वाले पोर्शन का, तो आपके इसमें ऐसा और ऐसा कुछ लोड लगेगा, जिसकी वजह से इस वाले सेक्शन से ये ब्रेक हो जाएगा, और इसमें फेलियर किस तरीके का आ रहा है? शेयरिंग। तो ये तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल शेयर आ रहा है, तो इस टाइप के फेलियर को हम क्या कहेंगे? सिंगल शेयर फेलियर। अनदर इज डबल शेयर फेलियर। अब अगर आपका लैप जॉइंट हो तो आपका सिंगल शेयर फेलियर हो सकता है। आपका सिंगल शेयर फेलियर का दूसरा केस क्या है? अगर आपके पास बट जॉइंट हो और वो क्या हो? सिंगल कवर हो। ओके, तो इस केस में आपका सिंगल शेयर फेलियर हो सकता है। अब डबल शेयर फेलियर कब होता है? आपके पास बट जॉइंट है और उसे आपने ऊपर भी आपने उसके एक कवर प्लेट प्रोवाइड किया, नीचे भी आपने एक कवर प्लेट प्रोवाइड किया है, और इसमें कुछ इस तरीके से इस तरफ और इस तरफ आपने कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं। ओके, अब ये प्लेट इस तरफ खींच रही है, ये प्लेट इस तरफ खींच रही है। अब ये प्लेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की वजह से आपका एक शेयर प्लेन यहाँ पे जनरेट होगा और एक शेयर प्लेन यहाँ पे जनरेट होगा।
अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपका एक शेयर प्लेन इस तरफ इस पोर्शन में और एक शेयर प्लेन इस पोर्शन में जनरेट होगा। तो इसमें दो शेयर प्लेन जनरेट हो रहे हैं और ये दो जगह से ब्रेक हो रहा है, तो इसमें कैसा शेयर फेलियर आया, टू शेयर प्लेन्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे डबल शेयर फेलियर होगा। अनदर इज बियरिंग फेलियर। अब बियरिंग फेलियर क्या होता है समझते हैं। आपके पास एक प्लेट होती है और उसमें आप बोल्ट को इंसर्ट करते हैं। तो बियरिंग शेयर फेलियर आपका तब होता है जब आपका स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट तो बहुत ज्यादा हो और आपका जो बोल्ट है उसकी स्ट्रेंथ कम हो। तो जब हमारे बोल्ट की स्ट्रेंथ कम हो और प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो ये जो हमारा बोल्ट है ये कुछ बेंड कर जाता है अपने पोर्शन से, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इस लोड लगने की वजह से इसमें कुछ यहाँ पे ऐसे बेंडिंग आ गई। तो इस तरीके के फेलियर को हम कहते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। और इसका केस क्या होता है, जब हमारे प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बोल्ट के स्ट्रेंथ से तो हमारा बियरिंग फेलियर होता है। अनदर इज टेंशन फेलियर। अब टेंशन फेलियर में होता क्या है, आपका ये बोल्ट है इस तरीके से और इसमें ऊपर और नीचे लोड लग रहा है और आपका ये ब्रेक कर जाए तो इस तरीके का जो फेलियर होता है उसे हम कहते हैं टेंशन फेलियर। अब ये अकर कब होता है, आपके पास मान लीजिए एक प्लेट है, ये या दो एंगल सेक्शन है, ये इस तरीके का एंगल सेक्शन है और एक इस तरीके का एंगल सेक्शन है और इसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ एक बोल्ट की मदद से और इस वाले एंगल सेक्शन में इधर ऊपर की तरफ लोड लग रहा है और इसमें इधर नीचे की तरफ लोड लग रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लोड है ये इसे इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये वाला जो लोड है ये इसे इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसमें किस तरीके का लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है। तो इस लोड की वजह से जब हमारा बोल्ट फेल करता है तो उसे हम टेंसाइल फेलियर बोलते हैं। तो इतनी बातें तो हो गई हमारी फेलियर ऑफ बोल्ट्स के बारे में। अब हमारे जो कनेक्शन में दूसरी चीज फेल कर सकती है वो है हमारी प्लेट्स। तो देखते हैं कि प्लेट्स में हमारे किस किस तरीके के फेलियर आते हैं। तो आपके प्लेट्स में भी मेनली 4 टाइप के फेलियर अकर होते हैं। एक फर्स्ट होता है आपका शेयर फेलियर, अनदर इज बियरिंग फेलियर, थर्ड इज टेंशन फेलियर एंड फोर्थ इज ब्लॉक शेयर फेलियर। ओके, तो शेयर फेलियर आपके प्लेट्स में कब होता है, अगर आपके पास कोई प्लेट अवेलेबल है और उसमें आपने होल किया है, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपके आईएस कोड में कुछ एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपके पिच की, गेज की, सबकी वेल डिफाइंड है। पर अगर आप ऐसा होता है कि आपने बहुत किनारे पे बोल्ट प्रोवाइड कर दिया और इसमें लोड लग रहा है तो आपका ये जो बोल्ट है ये इस तरीके से यहाँ से खिंच जाएगा। बहुत कोने में अगर मैंने लोड लगाया है और मैं उसे खींच रही हूं तो वो कोने से इस तरीके से टूट जाएगा। तो इस तरीके का जब फेलियर आपके प्लेट में होता है तो उसे हम कहते हैं शेयर फेलियर ऑफ प्लेट। और इसका सबसे कॉमन रीजन जो जिसकी वजह से ये होता है कि ये जो आपका हम जो बोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं ये एज से बहुत पास प्रोवाइड करने की वजह से इस तरीके का फेलियर आपका होता है। अनदर इज बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में होता क्या है कि अगर आपके पास कोई प्लेट है और उसमें आपने एक बोल्ट लगाया तो जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो हाई है पर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट वीक है, तो उसमें लोड लगने की वजह से आपकी प्लेट कुछ इस तरीके से बेंड होते जाती है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। तो इस तरीके के फेलियर को हम कहते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ओके, थर्ड इज टेंशन फेलियर। तो टेंशन फेलियर क्या होता है कि जब आपके जो प्लेट है ये टेंशन की वजह से कंप्लीटली ब्रेक कर जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से लोड लग रहा है और ये जहां बोल्ट है उससे इस तरीके से फेल करती है, तो उस फेलियर को हम कहते हैं टेंशन फेलियर। अनदर इज ब्लॉक शेयर फेलियर। तो ब्लॉक शेयर फेलियर हमारा कब देखने को मिलता है,
तो ब्लॉक शेयर फेलियर में होता क्या है कि आपके पास एक कोई सा बड़ा सा मेंबर है और उसे आपने एक छोटे मेंबर से कनेक्ट किया है। ओके, तो ये वाला पोर्शन है जो आपका कनेक्ट हो रहा है। तो जब आपके इस प्लेट का कुछ पोर्शन टीयर आउट हो जाए, यानी कि निकल जाए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, या कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, तो उस तरीके का जो फेलियर आपके प्लेट में आता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर। ओके, तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ फेलियर जो आपके कनेक्शंस में अकर होते हैं। अब इन फेलियर से बचने के लिए हमारे प्लेट की या बोल्ट की कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कनेक्शन है ये सेफ है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यानी कि उस शेयरिंग फेलियर को बचाने के लिए, बियरिंग फेलियर को बचाने के लिए, टेंसाइल फेलियर को बचाने के लिए हमारे जो बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कि उस तरीके का फेलियर हमारे बोल्ट में नहीं आए। तो तो उसके लिए हम करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डिजाइन स्ट्रेंथ अवेलेबल है बोल्ट की, शियर में, बियर में, टेंशन में। और ये हमें मिलती कहाँ से है डिजाइन कैपेसिटीज, ये हमें देता है IS 800 2007। तो इसमें डिफरेंट क्लॉजेस हैं और उसमें आपके डिफरेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं और उसमें सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपके बोल्ट की कितनी शेयरिंग में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी बियरिंग में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी टेंशन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा वो कनेक्शन है वो सेफ हो। तो फर्स्ट है हमारा शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो ये शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के लिए जो फॉर्मूला है ये आपको मिलेगा IS 800 2007 के क्लॉज नंबर 10.3.3, जो कि है आपके पेज नंबर 75 में। तो इसमें क्या कहता है, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर इज गिवन बाय VDSB। यहाँ ये जो आपका VDSB है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिजाइन शेयर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर। तो ये किसके बराबर होता है, VNSB डिवाइडेड बाय गामा MB। तो आपका ये जो VNSB क्या होता है, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। और आपका नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आप फाइंड करते हैं FU डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें क्या है, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। आपका FU क्या होता है, FU होता है आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मटेरियल। आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कहाँ से मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बोल्ट दिए होते हैं। तो आपका जो ग्रेड ऑफ बोल्ट है उसकी हेल्प से आपको उस बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। अनदर इज NN। So NN indicates the number of shear plane with threads intersecting the shear plane। तो ये समझने के लिए देखते हैं, आपके पास इस तरीके से बोल्ट अवेलेबल होता है। एक आपका होता है शैंक वाला पोर्शन एंड अनदर इज थ्रेडेड पोर्शन। तो अगर जब हम सेक्शन कट करते हैं, आपके शैंक एरिया से कट करते हैं, तो ये जो आपका होता है नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड, यानी कि बिना थ्रेड के, यानी कि जो शैंक वाले पोर्शन में आपके कितने शेयर प्लेन आ रहे हैं वो आपका NS डिफाइन करेगा। और NN क्या करता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन, जो आपके अगर हम थ्रेडेड पोर्शन में सेक्शन कट करते हैं तो आपका जो नंबर ऑफ शेयर प्लेन होता है आपके थ्रेडेड पोर्शन में वो कितना है, वो आपका डिफाइन करेगा NN। उसके बाद है हमारा ASB, सो नॉमिनल प्लेन शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। तो ये आपको ASB होता है आपका एरिया ऑफ शैंक, जो कि आप π/4 इंटू D² से फाइंड कर सकते हैं। ANB होता है आपका नेट शेयर एरिया ऑफ द बोल्ट एट थ्रेड, यानी कि आपके थ्रेडेड पोर्शन में जो एरिया है वो होगा आपका ANB। सो आपको नेट एरिया, नेट शेयर एरिया एट थ्रेडेड पोर्शन कैसे मिलेगा, ये आपको या तो आपके IS
1367 पार्ट 1 में एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें π/4 d माइनस 0.9382 इंटू पी होल स्क्वायर, या तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं, और यही जो एरिया होता है ये आपका ऑलमोस्ट इक्वल होता है 0.78 टू 0.80 ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ शैंक, यानी कि 0.78 इंटू π/4 डी स्क्वायर, या इसी को आप एरिया ऑफ शैंक भी लिख सकते हैं। अनदर इज गामा एमबी जो आपका यहाँ यूज हुआ है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द बोल्ट मटेरियल। अब हम कभी भी कोई भी डिजाइन करते हैं तो उसे सेफ बनाने के लिए लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं फॉर शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट इज गामा एम बी, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है 1.25, और ये आपको वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू भी मिलेगी आपको IS 800 2007 के टेबल नंबर 5 पे, जो कि आपके पेज नंबर 30 पे दी हुई है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब हमने 3 टाइप के फेलियर पढ़े थे, शियरिंग, बियरिंग, टेंशन। तो अब हमने उसकी शियर स्ट्रेंथ आपके बोल्ट की कितनी होनी चाहिए ये हमें यहाँ से मिल गया। अनदर अब हमें निकालने हैं बियरिंग कैपेसिटी की, जो हमारे पास बोल्ट है उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है ताकि वो बियरिंग में फेल ना करे। सो द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो बियरिंग में हमें बियरिंग के लिए हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हमारा होता है VDPB। ठीक है, तो ये जो VDP है ये है आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग। ओके, तो ये किसके बराबर होता है VNPB डिवाइडेड बाय गामा MB। ओके, तो आपका ये VNPB क्या है, नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये आपका होता है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आप कैसे फाइंड करेंगे, वो आप फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला क्या है, 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। ओके, सो यहाँ पे अब ये वैल्यूज आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आपका के भी एक फैक्टर होता है जो जिसमें हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है, इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको लेनी है के बी के लिए। यहाँ पे ई एंड पी क्या है, ये आपका एज डिस्टेंस है, ये आपका पिच है, डी नॉट आपका क्या है, डायमीटर ऑफ होल है, एफ यू बी एंड एफ यू आपका क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेंथ है आपका। ओके, and T is the thickness of the plate. So the summation of the thickness of the connected plate experiencing bearing stress in the same direction, or if the bolt are countersunk, the thickness of the plate minus 1/2 the depth of the countersinking। तो ये सारी चीजें आपको और बेहतर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। और आपको इस वाले फॉर्मूले में मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, इसमें हम कुछ रिडक्शन फैक्टर्स भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आपके IS कोड में दिया हुआ है, ये वाला जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके कुछ रिडक्शन फैक्टर्स होते हैं जो आपके इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये कौन कौन से आपके रिडक्शन फैक्टर है, लॉन्ग जॉइंट के लिए रिडक्शन फैक्टर है, पैकिंग प्लेट के लिए रिडक्शन फैक्टर है, और लार्ज ग्रिप लेंथ के लिए रिडक्शन फैक्टर है। तो चलिए आपको मैं रिडक्शन फैक्टर भी अभी साथ में समझा देती हूँ। तो रिडक्शन फैक्टर होता क्या है कि आपने जो बोल्ट है आपका उसके लिए आपने अभी सिर्फ और सिर्फ जो लोडिंग है वो शियर फेलियर आपने कंसिडर किया है, पर जैसे कि आपका एक लैप जॉइंट है और आपका ये बोल्ट है, ठीक है, ये इसमें इस तरीके से लोड लगा रहा है, ये इसमें इस तरफ से लोड लगा रहा है, और अगर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हुई तो यहाँ पे एक बेंडिंग मूवमेंट आएगा। अब इसमें पहले फेलियर सिर्फ शियर के कारण हो रहा था, अब इसमें बेंडिंग के कारण भी फेलियर की पॉसिबिलिटी है। तो अब होता क्या है कि हम इसमें अलग फॉर्मूला बनाने के बजाय हम इसमें एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि जो ये आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है वो वैसे ही कम हो जाएगी। तो आपका जो ओके, तो चलिए एक एक करके ये जो रिडक्शन फैक्टर्स है
ये IS कोड से ही हम समझते हैं कि क्या क्या रिडक्शन फैक्टर्स हैं जो हमारे shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को रिड्यूस कर सकती है, जिसे हमें अप्लाई करना होता है हमारे इस फॉर्मूले में। सो फर्स्ट अवर रिडक्शन फैक्टर इज फॉर लॉन्ग जॉइंट, यानी कि अगर हमारा जॉइंट, अब जैसे मान लीजिए आपको दो प्लेट्स ओवरलैप करनी है और आपका ये जो लैप जो लेंथ है अगर ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये अनइवन हो जाता है क्योंकि आपके जो ये आउटर वाले जो बोल्ट्स हैं उसमें ज्यादा लोड आएगा और ये जो अंदर वाले बोल्ट्स हैं इसमें कम लोड आता है। ओके, तो होता क्या है कि अगर ये आपका when the length of the joint of the splice or end connections in compression or tension element containing more than two bolts, then is the that is the distance between the first and the last row of the first। और अच्छे से अगर इसे समझे तो इसे और लंबा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका क्या बोलता है ये कि द फर्स्ट एंड द लास्ट रो ऑफ द बोल्ट इन द जॉइंट मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इसे अगर हम मेजर करें इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर, अगर ये 15d से ज्यादा हो जाता है, अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट जॉइंट ऑफ द रो मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो फिर हमें ये जो VD भी है वो हमें रिड्यूस करना पड़ता है बीटा आई जे से, और बीटा आई जे हमारा किसके बराबर होता है 1.075 माइनस 0.005 मल्टीप्लाइड बाय एल, आई थिंक एल जे डिवाइडेड बाई डी, ये आपके IAS कोड में दिया होगा और वहां से आप और क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाया है तो थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इमेज में, और आप इसका डायरेक्ट प्रिंटेड कॉपी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट रिडक्शन फैक्टर मिल जाता है लॉन्ग जॉइंट के लिए। तो लॉन्ग जॉइंट क्या होता है आपको समझ आ गया कि जब आपके फर्स्ट और सेकंड मतलब फर्स्ट एंड लास्ट जो जॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस 15d से ज्यादा होता है तो आपको ये रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि होता क्या है कि आपका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एंड्स पे ज्यादा होता है और सेंटर आते तक आपका ये जो लोड है ये कम होते जाता है। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो और अनइवन होता जाएगा। ओके, अनदर इज लार्ज ग्रिप लेंथ। तो ये वाला क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके दो प्लेट्स हैं जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है और आपका इस तरीके से कोई बोल्ट उन्हें कनेक्ट कर रहा है, तो इसमें एक में लोड लग रहा है इस तरफ और दूसरे में लोड लग रहा है इस तरफ, तो लेंथ ज्यादा होने की वजह से पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग फोर्स आ रहा था, अब इसमें बेंडिंग आने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपके बेंडिंग फेलियर को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे हम जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है उसको, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है उसको रिड्यूस कर देंगे। सेकेंड रिडक्शन फैक्टर जो कि हमारा होता है BIG, उसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है 8D डिवाइडेड बाय 3D प्लस LG, और ये हमारा कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन द ग्रिप लेंथ LG ओके मैं अभी ये पढ़ नहीं पा रही हूँ कि आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। तो हमारे ये रिडक्शन फैक्टर कब अप्लाई होता है, जब हमारा जो टोटल थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट, ये दोनों प्लेट की जो टोटल थिकनेस है ये हमारा डायामीटर के 5 टाइम्स से ज्यादा हो जाए, तब हम ये रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। थर्ड है हमारा पैकिंग प्लेट के लिए रिडक्शन फैक्टर। तो पैकिंग प्लेट क्या होता है, पैकिंग प्लेट ये होता है जब आपके पास दो प्लेट्स हो और उनकी थिकनेस अलग अलग हो और आप उसको बट जॉइंट से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिस प्लेट को हम कहते हैं पैकिंग प्लेट। तो इस पैकिंग
प्लेट की वजह से भी आपके जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती है। तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं, जो कि होता है हमारा बीटा पी के, जिसकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब हमारा अगला होता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आप फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, वी डी पी बी इज इक्वल्स टू वी एन पी बी डिवाइडेड बाय गामा एम बी। एंड आपको ये वी एन पी बी की वैल्यू क्या मिलती है, ये आपका वी एन पी बी होता है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपका बराबर होता है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय के बी डी इंटू टी इंटू एफ यू, वेयर के बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके इन तीनों में जो ये चार वैल्यू दी हुई है इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आपको मिलती है उस वो वैल्यू हम के बी के लिए पुट करते हैं। उसके बाद आपका डी नॉट आपको जैसे कि पता है आपका डायमीटर ऑफ होल होता है, आपका डी होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट, और यहाँ पे आपके इस फॉर्मूले में ई आपका एंड डिस्टेंस है, पी आपका पिच है, एफ यू बी एंड एफ यू आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगा, और टी आपका थिकनेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब आपकी टेंशन कैपेसिटी क्या है बोल्ट की, सो द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन किससे हम डिफाइन करते हैं, टी डी बी से। ये आपका टी डी बी किसके बराबर होता है, टी एन बी डिवाइडेड बाय गामा एम बी। अब देखिए डिजाइनिंग में जब भी हम कोई डिजाइन यूज करते हैं तो जो आपकी नॉमिनल कैपेसिटी होती है उसे हम एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ताकि जो हमारे स्ट्रक्चर जो भी हमारा स्ट्रक्चर बोल लीजिए या फिर यहाँ पे हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा सेफ हो जाए। तो इसलिए जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो आपके नॉमिनल स्ट्रेंथ से कम होती है, और वो कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। सो आपका नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.9 एफ यू बी ए एन, जो कम किससे होना चाहिए, एफ वाई बी ए एस एच वाई एम बी डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट। ओके, तो यहाँ पे एफ यू बी क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, ए एन क्या है आपका नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। सो ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द थ्रेड। आपका ए एस एच क्या है, एरिया ऑफ शैंक है, और गामा एम नॉट आपका क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द रेसिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.10, और ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, टेबल नंबर 5 ऑफ IS 800 2007। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अगर हमारे बोल्ट में कंबाइंड शियर एंड टॉर्जन का अगर इफेक्ट आ रहा हो तो उसके लिए हम कैसे उसका स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें IS कोड में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अनदर इज बोल्ट सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के लिए जो हमारे बोल्ट का डिजाइन कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये हम देते हैं डिफाइन करते हैं VDSF से, जो बराबर होता है VNSF डिवाइडेड बाय गामा MF, और आपका ये VNSF आपके बराबर होता है म्यू FNE KH F नॉट के। तो ये हो गए आपके डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के फॉर्मूलेस जो आपको आपके IS कोड में दिए हुए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन देखेंगे और हम बोल्ट की स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। ओके, सो आई होप जितनी चीजें हमने आज पढ़ी होंगी आपको समझ आ गई होंगी सारी चीजें, और अब हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना है और बोल्ट्स की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। ओके, सो आज का लेक्चर आपका यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।